जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़हूर खान और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। आज मैं आया हूं धर्म, सभ्यता और संस्कृति की राजधानी काशी के छमेश्वर घाट पर। और आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कुछ लोग जो है पुरुष आयोग को लेकर कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम उनके दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा दें उधर उस साइड। अतुल, तो हम इनसे अभी एक एक करके हम सवाल जवाब भी कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और शेयर करेंगे तो ये भाई लोग की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। तो आइए हम इन लोगों के पास चलते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप जैसा मैं देख रहा हूँ कि आप मेंस राइट के लिए कुछ प्रोग्राम रखे हैं, पुरुषों के हक के लिए कुछ रखे हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। नमस्ते, जय हिंद साथियों। आज मेरा नाम है अतुल केसरी और मैं बनारस में यहीं पे मेरा जन्मस्थली है। और मैं बहुत हर्षोल्लास के साथ आज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, धर्म, सभ्यता और संस्कृति की राजधानी इसे कहते हैं। और यहाँ से हम एक मानवीय काम कर रहे हैं जो कि हमारे समाज के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने मुद्दों की बात करते हैं। कोई सड़क, पानी, बिजली, बस, यात्रा सबकी बात करते हैं, मगर जो समाज की प्राथमिक इकाई होती है उसे कहते हैं परिवार। और परिवार आज जिस तरीके से बिखर रहा है और केंद्र सरकार जिस तरीके से यूसीसी पर डिस्कशन कर रही है, उसी विषय पर हम कुछ चर्चा करना चाहेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि यूसीसी अर्थात समान नागरिक संहिता क्या है और उसका हमें और हमारे सभी लोगों पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। सर, जैसा कि हम काफ़ी देख रहे हैं, आपके पास डाटा भी है। सर, मैं सबसे पहले एक कुछ सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर ऐसी वजह क्या है जो कि फर्जी मुकदमे जो है केस में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? आप सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, इस चीज़ को जूम करके देख लीजिए, जैसा कि मैं हर न्यूज़ चैनलों पे दिखाता हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि एक पक्षी महिलावादी कानून है। एक पक्षी महिलावादी कानून का अर्थ जैसे कि छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, मिशन शक्ति, महिला मंत्रालय, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन इत्यादि। ये सारे कानून और अधिकार और जितने भी आप योजनाएं देखेंगे, सिर्फ एक पक्षी, सिर्फ महिला के हित में है और सिर्फ पुरुष को ही दोषी समझा जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप जिस पंपलेट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसमें जो कानून और अधिकार सिर्फ पुरुषों के, महिलाओं के पक्ष में है, हम उसी के समान कानून पुरुषों के पक्ष में भी चाहते हैं। और उसी के लिए हम लोग केंद्र सरकार से लगातार, अभी 2 अक्टूबर 2022 को हमारा शास्त्री घाट वरुणा पुल पे एक सत्याग्रह भी हुआ था। और इसी क्रम में हमने एक शुरुआत किया है कि धीरे धीरे करके हम लोगों को और अवेयर करेंगे और इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। हमने 10 लाख हस्ताक्षर का अभियान भी यहाँ से चलाया हुआ है। और हम बात करेंगे कि आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ा। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार आवाज उठा हुआ है कि छेड़खानी, यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म जैसे मुकदमों में सिर्फ पुरुष दोषी क्यों। आप इसको भी दिखा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज जितने महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं और उसका प्रभाव है कि सारे मीडिया, पक्ष प्रतिपक्ष, नेता और विपक्ष सभी लोग सिर्फ महिलाओं के न्याय की बात करते हैं, महिलाओं को न्याय दिलवाने की बात करते हैं। उसके विपरीत हम देखेंगे कि पुरुषों के पक्ष में न तो कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई प्रभावी तरीके से पुरुषों के लिए भी न्याय की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देखेंगे कि हाल ही में भी श्रद्धा मर्डर केस हुआ था। उसी के समानांतर एक आदमी को, एक पति को भी उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में मिल करके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया, बहुत बेरहमी से उसकी हत्या की और उसको 2 फीट गहरे गड्ढे में डाल दिया और उसी के ऊपर वो किचन बना करके रहती थी। एक तो पत्नी ऐसी थी कि अवैध संबंध अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की और उसके लाश के पास वो अपने प्रेमी से संबंध बना रही थी। तो ये हम किस तरीके का भारत निर्माण कर रहे हैं, इसको हमें जरूर से सोचना चाहिए। सर, हम अभी भाई के पास भी चलेंगे, आपके पास दोबारा आएंगे। सर, कुछ आप अपने बारे में बताएं, आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? मैं रुदल प्रताप यादव जी। ये जो कानून है महिलाओं का, ये सर, और इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक तरफा कानून है जी। जो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को ऐसा नहीं चाहिए, पुरुष के लिए भी कोई कानून बनाना चाहिए जी। क्योंकि मैं इसके उपयोगी हुई हूँ। ठीक है, समान नागरिक संहिता की मांग आप कर रहे हैं जी। सर, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? मैं सौरभ प्रसाद श्रीवास्तव, मैं भी एक पत्नी पीड़ित पुरुष हूँ
जी पिछले 11 सालों से मैं एक झूठे मुकदमे में फंसा हुआ हूँ जी और सारे कानून महिलाओं के पक्ष में होने की वजह से जी चाह कर के भी कोई जज या वकील मेरे साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है, क्योंकि सारे कानून पुरुषों के खिलाफ हैं। तो सर आप पुरुष आयोग समान नागरिक संहिता की आप भी मांग करते हैं सर? हाँ, पुरुष आयोग की मांग करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं कि जिस प्रकार महिलाओं को अधिकार मिले हुए हैं, पुरुषों को भी अधिकार मिलने चाहिए। क्योंकि जैसे ही शादी होती है, बच्चा होता है, बच्चा माता पिता दोनों की समान रूप से प्यारा होता है, लेकिन बच्चा जो है माँ के पास ही ज़्यादा रहता है। कानून से उसको लेने के लिए, कस्टडी में मांग करने के लिए पुरुषों को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। चाइल्ड कस्टडी के लिए आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी लड़ाई लड़नी हाँ, और बिना दोष सिद्ध हुए जी किसी भी पुरुष को या किसी समाज में किसी को भी बिना दोषी सिद्ध हुए कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन पुरुष जैसे ही उसके ऊपर कोई उसकी पत्नी जाकर के मुकदमा करती है कि हमारे साथ घरेलू हिंसा हुई है, हमसे दहेज मांगा जा रहा है, जो कि पूरी तरह झूठा होता है। वकील गया और उन्होंने लिख करके मुकदमा दाखिल कर दिया। जज साहब कहते हैं कि भाई अब तो आपको इसको भरण पोषण देना ही पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि जब तक पुरुष अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उससे किसी भी प्रकार के भरण पोषण की मांग न की जाए। और अगर पति से आप पीड़ित हैं तो पति से आपको सामान्य रूप से तलाक ले लेना चाहिए। इसके लिए कानून सरल हो कि अगर पति और पत्नी में आपस में नहीं बन रही है तो उनको तुरंत जो है बिना किसी विशेष कानूनी प्रक्रिया के एक सहमति से हस्ताक्षर करें कि हम साथ में नहीं रह सकते हैं, और साथ में न रह पाने की वजह से तलाक हो जाए। पति और पत्नी, पुरुष और स्त्री समान हैं। अगर हम समान हैं तो हमको किसी के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमारी शादी हुई, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अलग होकर के आपसी सहमति से अलग हो जाना ही हाँ, अलग हो जाना बेहतर है, न कि समय अपना भी बर्बाद करेंगे, पुरुषों का भी बर्बाद करेंगे। बड़ी दिक्कत होती है इससे। ठीक है सर, अब हम अतुल जी के पास फिर से आते हैं। अतुल जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जैसा अभी सर ने भी बताया कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं लोगों को, तो सर ऐसी क्या वजह है जो कि कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह जो है देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे केसेस जो है पेंडिंग हैं, बहुत लंबे समय से लंबित हैं। सर इसके बारे में कुछ बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो सारे लोग मतलब कि जानते नहीं, उनको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि इसका न तो उस तरीके से प्रचार हुआ है, न तो कोई प्रसार हुआ है। आप देख सकते हैं अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आर्टिकल 497 मतलब धारा 497 को निरस्त कर दिया गया था। इसका कहना ये था कि यदि कोई पत्नी अपने मर्जी से किसी अन्य मर्द से अवैध संबंध बनाती है तो पहले सिर्फ पुरुष को ही सजा होता था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है कि इसको पूरा का पूरा निरस्त ही कर दिया है। तो हमारे कहने का मतलब, हमारा जो मांग है कि इसको पुनः लागू किया जाए और पति मतलब दोषी महिला और पुरुष दोनों को सजा हो। इसी कारण से आप देखेंगे तो बलात्कार के मामले और दहेज के मामलों में अधिक मतलब वृद्धि हुई है। आप उसका आंकड़ा भी देख सकते हैं कि आज न्यायालयों में लगभग करोड़ों की संख्या में मुकदमे लंबित हैं। निचली अदालतों से लेकर के हाई सुप्रीम कोर्ट तक में आज आप देख सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में मामले लंबित हैं। इसका सबसे पहला कारण ये है कि जितने कानून महिलाओं के पक्ष में हैं, वो सारे कानून उसी के समानांतर कानून पुरुषों के भी पक्ष में। अभी हाल ही में आपने देखा कि सदन में भी इस बात के लिए चर्चा हुआ कि व्हाट इज द यूसीसी, समान नागरिक संहिता क्या है। तो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो सारे लोग इस बात को समझ लें कि समान नागरिक संहिता मतलब क्या है। आपके सामने पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नागरिक कहते हैं। नागरिक में उसमें हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, और छोटे जाति के भी आते हैं, बड़े जाति के भी आते हैं। उसमें सबसे जरूरी चीज है कि उसमें महिला भी होती है, पुरुष भी होते हैं। तो नागरिक का अर्थ ही होता है कि सभी लोग, महिला, पुरुष, छोटे जात, बड़े जात, गरीब, अमीर, सब उसमें एक समान होते हैं, जिसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। तो इसमें मुख्य मांग हमारी यही है कि समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी जो है, यूसीसी में जितने महिलाओं के पक्ष में कानून बने हुए हैं, जैसे कि छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मीटू, 3 तलाक, लव जिहाद और निजता का अधिकार है। और उसमें मिशन शक्ति है, महिला मंत्रालय है, महिला थाना है, महिला हेल्पलाइन है, महिला आयोग है। तो आप जिस तरीके से समझिए कि जिसे महिला आयोग का आपने नाम सुना होगा, मगर पुरुष आयोग का नाम आपने नहीं सुना होगा। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे कोई प्रताड़ित पुरुष हो
या कोई प्रताड़ित कोई भी व्यक्ति हो जिसके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, बलात्कार का झूठा मुकदमा जिसके ऊपर दर्ज होता है, उससे आप पूछिए उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। अभी हाल ही में हमारे एक मित्र हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, जो 22 साल जेल में रह करके आए हैं, विष्णु तिवारी नाम है उनका, और उन्होंने अपना इस झूठे एलिगेशन के चक्कर में अपना पूरा परिवार बर्बाद कर लिया। और इस तरीके से एक दो नहीं, हजारों की संख्या में लोग हैं जिनके ऊपर अपना वो पूरा जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, फर्जी मामलों में परेशान होकर के उनका पूरा परिवार बिखर जाता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक शोषण वो झेलते हैं। और इसी वजह से आज सुसाइड रेट भी बढ़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुसाइड रेट का आंकड़ा हम आप लोग को सामने साझा करना चाहते हैं। अभी एनसीआरबी का ताजा आंकड़ा जारी हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम बहुत पहले से दिखा देंगे कि कोई ये सरकार वो सरकार की बात नहीं है। हम 1980 से लेकर के 2022 तक के मैं आपको आंकड़े 21 तक के मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो 2014 में लगभग 65,000 के लगभग में युवा आत्महत्या करते थे, और आज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये करीब 1,65,000 की संख्या में पड़ गए। आप चाहे तो गूगल सर्च करके आप एनसीआरबी का डेटा भी चेक कर सकते हैं। 1,65,000 युवाओं में आप समझ के चलिए कि 1 लाख से ज्यादा सिर्फ पुरुषों की संख्या है। पुरुषों की संख्या क्यों इतना ज्यादा है, इसमें हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आखिर इतना अपराध क्यों हो रहा है, आदमी सुसाइड क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका सीधा साधा अर्थ है कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक या सामाजिक शोषण जो पुरुष झेल रहे हैं, और अपने पीड़ा को किसी मंच पे कर नहीं सकते हैं, कहीं पे वो बोल नहीं सकते हैं। न तो उनके पास इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म है, न तो उनके पास कोई आयोग है, और न तो उनके पास कोई कानूनी सुविधा है जिसमें आप पुरुष भी अपनी बात को रख सकते हैं। पुरुषों को केवल दोषी समझ करके केवल कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। हमारे कहने का मतलब जितने कानून महिलाओं के पक्ष में बने हुए हैं, उसी के समानांतर कानून पुरुषों के पक्ष में भी बने। सभी जाति और धर्म की महिला और पुरुष के लिए, बहुत ध्यान से आप लोग समझिए, सभी जाति और धर्म की महिला और पुरुष के लिए बराबर के कानून होने चाहिए। यही है समान नागरिक संहिता। मतलब आप ये कैसे चलता है ना कि हर अबला बेचारी नहीं, हर पुरुष बलात्कारी नहीं, कैसे आप लोग बोलते हैं? कैसे जैसे कि अभी आपने हर जगह पे देखा होगा मीडिया में या हर जगह पे कि अबला नारी या वैसी पुरुष था, ठीक है। सिर्फ वैसीपन या कुछ दुराचारी या इस तरीके का आप जितने भी वर्डिक्ट देखेंगे मीडिया द्वारा, ये सिर्फ पुरुषों के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी महिलाएं होती है अपने पति के 56 टुकड़े करके लाश को फेंक देती हैं, उनका कहीं पे कोई चर्चा नहीं होता है। अभी हाल ही में एक संबंधित पुलिस अधिकारी थे, उनकी पत्नी ने उनके 4 टुकड़े करके नाली में फेंक दिया, उसका हम मीडिया में चर्चा नहीं देखते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं, अपने बच्चों को अवैध संबंध में महिलाएं मार रही हैं, कई घटनाएं हैं जी, बहुत सारी है, और जिनका कोई असंख्य संख्या है। आप जिसको आप वर्णन नहीं, मतलब कि आप गिनाएंगे तो आप गिन लेंगे। हमने उसके लिए एक डेटा भी लेकर के आया हुआ है, और आप देख सकते हैं। इसको पकड़िएगा जरा, आप इसको जरा ध्यान से दिखा दीजिए। ये हमने पूरा तैयार किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, जिसमें कि सारे आंकड़े हैं। जो आदमी सुसाइड कर रहे हैं, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगते हैं, जो महिला एक पक्षी महिलाओं के लिए जो कानून, सारे आंकड़ों का हमने एक पेपर कटिंग बना करके इसका मैंने पूरा का पूरा आकलन बनाया हुआ है। और समान नागरिक संहिता के लिए जो ड्राफ्ट अभी तक तैयार नहीं हो पाया है, न तो केंद्र सरकार से न तो विपक्षियों के द्वारा, तो हमने उस ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है, जिसमें हमारी 17 सूत्री मांगे हैं। और 17 सूत्री मांगों में हम आपको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको कहना चाहते हैं कि महिलाओं को बालिग होने की उम्र 15 और पुरुषों की 17 हो। इसमें बहुत सारे लोगों को इसमें विरोधाभास लगेगा, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम देखेंगे कि जो सोशल मीडिया पे या फिल्मों में या विज्ञापनों में कम उम्र के बच्चे जो है अश्लील साइट्स देखते हैं, अश्लील उसमें प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, तो उससे उनके मस्तिष्क पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आप देखेंगे कि 14 वर्ष की लड़की या 14 साल का लड़का भी हाल ही में, आज ही हमने पढ़ा है पेपर में, और हर दिन हम ऐसा पढ़ते हैं कि आज बहुत तेजी से कम उम्र के बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, और जघन्य अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कम उम्र के बच्चे जो है, छोटी बच्चियां, अभी 14 साल की एक लड़की थी, अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने माता पिता और भाई को पहले चाय में जहर दी, उसके बाद वो अपने माता पिता को किचन में से चाकू निकाल करके कई टुकड़ों में काटी, उसके बाद से फिर वो कार में से पेट्रोल निकाल करके वो जला करके वो भाग गई प्रेमी के साथ। इस तरीके की एक दो नहीं हजारों घटनाएं आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये कम उम्र के बच्चे जो है, जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, इनके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है। जैसे एक नाबालिग पुरुष को हिंदुस्तान में फांसी का भी प्रावधान है, तो इसी तरीके से जो जघन्य अपराध महिला भी करती है, तो हम उन महिलाओं को लिए भी फांसी की मांग करते हैं जो जघन्य से जघन्य अपराध करती है। उसके साथ हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि फिल्मों, इंटरनेट तथा विज्ञापनों में अश्लील दृश्यों पर रोक लगाए, क्योंकि इसी से
कम हम आप चैनल चेंज कर देते हैं, समझ सकते हैं, या टीवी बंद कर, लेकिन बच्चे उसको नहीं समझते, बच्चों पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसी वजह से इसीलिए हमारा केंद्र सरकार से बहुत विनम्रता से निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से फिल्मों में, विज्ञापनों में और इंटरनेट पर जो भी अश्लील साइट्स आते हैं उसको तत्काल से तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट है, बालिग जोड़ों को आपसी सहमति से विवाह में बाधक बनने वाले परिजनों अथवा बाहरी लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी एक वर्डिक्ट आया हुआ है जिसमें कि किसी भी गैर धर्म के या गैर संबंध के या गैर बिरादरी के लोग हैं, शादी करते या छोटे उम्र के या छोटे गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, छोटे जात के या बड़े जात के, उसमें बहुत सारे देखेंगे कि समाज में या परिवार में बहुत सारे खोड़ पैदा होते हैं, बहुत सारे लोग विवाद उसमें उत्पन्न करते हैं। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि यदि कोई बालिग लड़का और कोई बालिग लड़की अपने आपसी सहमति से विवाह करते हैं, यदि बालिग कोई लड़की है यदि वो अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करके एक मजबूत सरकार जब चुन सकती है तो अपना जीवन साथी वो क्यों नहीं चुन सकती है। तो कहने का मतलब है कि बालिग यदि लड़की है और बालिग यदि लड़का हो तो उन्हें पूरा उनको सहयोग मिलना चाहिए। उस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने की जरूरत है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो जो उनके विवाह में बाधक बनते हैं, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे कि न्यायालयों में जो लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, आज देखेंगे आप करोड़ों की संख्या में है। तो हम केंद्र सरकार को एक राय देना चाहते हैं कि एक अपना टारगेट बना लें कि एक निश्चित समय में और निश्चित संख्या में हम मामलों को लंबित मामलों को निष्कर्ष निकालेंगे और उस पर जल्द से जल्द हम इस पे अपना निर्णय देंगे, क्योंकि इससे हमारा जो समाज है उसमें बहुत सारे जो बेगुनाह परिवार है वो सारे लोग शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक पीड़ा झेल रहे हैं। लड़का पक्ष हो या उनका पूरा परिवार हो, आज वो तबाह हो रहे हैं। चाहे वो दहेज के मामले में फंसे होते हैं, चाहे वो बलात्कार के मामले में फंसे होते हैं, चाहे वो किसी भी मामले में फंसे होते हैं। इस तरीके से जो महिला और पुरुष संबंधित जो आपराधिक मामले आते हैं सामने, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे पुरुष पक्ष के लोग फंसे होते हैं, उनका पूरा परिवार उसमें तबाह हो जाता है। उसके साथ हम देखेंगे कि पांचवा नंबर हमारा मांग है कि निजी अथवा सार्वजनिक स्थल पे महिलाओं का जो अश्लीलता जो आज करती हैं, आप देखेंगे कि अभी एक फिल्म आया था, उस पर बहुत सारे लोगों ने विरोध जताया है और उस पे कुछ कपड़ों का भी विवाद उसमें, जिसमें भगवा का अपमान हो। मेरा नाम अतुल केसरी है, मेरे नाम को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरा नाम अतुल केसरी है। तो हम भी केसरी हैं और हम काशी में रहते हैं, हमें भी उससे तकलीफ हुआ है, मगर हम चाहते हैं कि सिर्फ पठान सिनेमा ही नहीं, उस जैसे जितने भी सिनेमा आते हैं जो हमारे कल्चर को, हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, अश्लील पिक्चरें उसमें दिखा करके कम उम्र के बच्चों को जो मानसिक विकृति उनके अंदर पैदा कर रही है, हम उन सारे फिल्मों पे तत्काल से तत्काल बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारे समाज में दोस्त देखेंगे कि शादी का झांसा देके यौन शोषण का मामला सामने आता है। उसमें आप देखेंगे कि हम आए दिन हमेशा अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई महिला होती है वो आरोप लगाती है कि शादी का झांसा देके कोई भी आदमी उनका यौन शोषण कर लिया। तो हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि जो शादी का झांसा देके यौन शोषण का आरोप एक महिला एक पुरुष के ऊपर लगाती है, उसी के समानांतर कानून एक लड़की भी एक लड़के को शादी का झांसा देती है तो उनके ऊपर भी बराबरी का कानून हो, बराबरी की सजा का प्रावधान हो, जिससे न्याय दोनों पक्ष के लिए बराबर का होगा। 7वां पॉइंट हम देखेंगे कि जैसे छेड़छाड़, जैसे कि घरेलू हिंसा या पत्नी को शादी करके ये पत्नी यदि ससुराल में आती है, उसको किसी भी प्रकार का तकलीफ होने पे या उससे दहेज की मांग करने पे या किसी भी तरीके से एक महिला को पत्नी चाहे तो उसके पास कानूनी अधिकार पूरा है, उसको घरेलू हिंसा का केस करती है, दहेज उत्पीड़न का केस करती है। इसी के समानांतर पुरुषों के पक्ष में भी आप देखेंगे तो पुरुषों के लिए न तो कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई आयोग है। जैसे कि महिला यदि कोई है, पत्नी कोई यदि है और वो अपने पति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक का सामाजिक शोषण उनका करती है, तो उनके लिए भी उसी के समानांतर कोई कानून नहीं है। तो हम इसीलिए केंद्र सरकार से मांग करें कि पुरुषों के पक्ष में, पतियों के पक्ष में भी बराबर के कानून हो, ताकि कोई झूठा मुकदमा न दर्ज कराए, न्याय दोनों के लिए पक्ष के लिए बराबर हो, क्योंकि इसी वजह से ही सुसाइड के आंकड़े बढ़ रहे हैं। और बात करेंगे तो बहुत आगे तक चला जाएगा, बाकी और भी हमारे साथी और बाकी हम आगे आपसे और मिल भाई एक रह गए हैं, आइए हम वो भाई के पास चलते हैं। सर आप बहुत देर से किनारे खड़े हैं, तो सर हम आपसे भी कुछ, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं सर। जय हिंद। मेरा नाम किशन चौरसिया है, मैं वाराणसी से ही हूँ। सर जैसे आप अभी पुरुष आयोग की मांग को लेकर आए हैं, तो कुछ इसके बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल बताऊंगा। जी सर, जैसे आप इस आंदोलन में शामिल हुए तो आप अपनी राय कुछ दें, मतलब आप यहाँ तक आए हैं चलकर, तो कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? मेरे कहने का तो ये मतलब है कि पहले तो महिलाएं प्रताड़ित थी, मगर अब
पुरुष प्रताड़ित। जी जी महिलाओं के फेवर में 60 से 65 कानूनें बनाई गई हैं, मगर पुरुषों के फेवर में एक भी कानून नहीं है। पुरुषों के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि केवल क्या पुरुष ही मारे जाएंगे। कभी कभी किसान हत्या कर लिया तो उसको किसान के रूप में हत्या करार दे रही कि ये किसान है इसलिए मारा गया, गरीबी के लिए मारा गया। कभी किसी को किसी चीज़ के लिए किसने आत्महत्या कर लिया, मगर उसके पीछे ये बातें तो दबी रह जाती है कि हम कहाँ से प्रताड़ित हैं, हम क्यों आत्महत्या किए, सुसाइड किए। बहुत अच्छा भाई साहब ने जी, बात जी, बोला। जी, एक जी। बात हम लाइन जोड़ना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि जितने भी किसान आत्महत्या करते हैं या जितने भी व्यापारी आत्महत्या करते हैं, जो अखबारों में बताया जाता है, या पति होता है कि घरेलू कलह में उसने आत्महत्या किया, अखबारों में दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि किसान जो आत्महत्या करता है, एक भी ऐसा किसान आपको नहीं मिलेगा जो कि कुंवारा हो, जिसका शादी नहीं हुआ और उसने आत्महत्या किया हो। वो शादीशुदा होता है, उसके ऊपर पारिवारिक दबाव होता है, पत्नी का दबाव होता है, पत्नी का बहुत सारा प्रताड़ना होता है, बच्चों का परवरिश का चिंता होता है। इसी सब चीजों की वजह से, चाहे वो किसान हो गया, चाहे वो व्यापारी हो गया, चाहे वो एक पति हो गया, पति को जो घरेलू कलह में जो आत्महत्या बताया जाता है, उस पर संबंधित पत्नी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी के विपरीत यदि हम देखेंगे कि यदि ससुराल में किसी पत्नी का हत्या होता है या वो आत्महत्या करती है या खुदकुशी करती है, तो उसके लिए पति और उसके पूरे परिवार को दहेज हत्या के आरोप में उनको फंसाया जाता है और उनको सजा का प्रावधान है। और मगर इसी के विपरीत हम यदि देखेंगे कि यदि कोई आदमी आत्महत्या करता है या कोई पुरुष या कोई भी पुरुष यदि आत्महत्या करता है, पति आत्महत्या करता है, तो उसके संबंध में पत्नी और संबंधित पत्नी या कोई भी महिला जो है उसके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है और ना ही कोई सजा का उनको प्रावधान है। जी, तो देखा आपने कितना खूबसूरती से जो है अतुल जी ने बताया है। हकीकत भी है कि अगर कोई महिला ससुराल में अगर सुसाइड कर लेती है तो दहेज हत्या के नाम पर पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन वहीं अगर कोई लड़का सुसाइड करता है तो उसके लिए संबंधित महिला को कोई सजा नहीं मिलती। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए, जो भी गलत है उसको सजा मिलना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना। आज हम आपसे विदा लेंगे, कल फिर किसी नए टॉपिक पर आपसे दोबारा मिलेंगे। तो आज हमारे साथ मुस्कान शर्मा कैमरामैन के साथ मैं मोहम्मद ज़हूर खान चाहते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद सर।